बेटा हमने चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे सोर्स ऑफ करंट। क्योंकि ये आपकी जो क्लास है ये इसका लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब चैनल पे मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। और सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, एक तो उस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, दूसरा ये वीडियोस भी देखा करें और उसे लाइक भी किया करें। ये आप लोगों के फायदे के लिए, मुझे शायद ये बहुत ज़्यादा फायदा ना दे, ये मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए फ़ायदे के लिए मैं चाहता हूँ कि ये हम एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आगे चलता रहना चाहिए। इट्स ओके बेटा। तो टुडे आई विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ करंट। सवाल ये है कि व्हाट इज मेंट बाय द सोर्स ऑफ करंट। लेट्स सपोज बेटा, हमने पर देखा कि जो कन्वेंशनल करंट है इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एग्जांपल हमने ली थी, दो तरह के करंट पढ़े थे, कन्वेंशनल करंट था और इलेक्ट्रॉनिक करंट था। तो ये बुक वाला ज़्यादातर जिस करंट को एक्सप्रेस करता है वो कन्वेंशनल करंट है। तो कन्वेंशनल करंट, इससे पहले आप एक और एग्जांपल देख चुके हैं। फर्ज किया कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों प्लेट्स को आप किसी कंडक्टर की मदद से मिला दें, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में आपने देखा था। तो बेटा यू विल सी दैट कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और अगर दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज प्लेट टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक इधर पॉजिटिव चार्ज खत्म ना हो जाए, इधर नेगेटिव चार्ज खत्म ना हो जाए। इट मींस जब तक तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दोनों प्लेट्स के दरमियान या इस वायर के दोनों एंड्स के दरमियान जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन जब वायर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो बेटा करंट फ्लो करना भी स्टॉप हो जाएगा। आपकी बुक वाला एक एग्जांपल लिखता है, लेट्स सपोज ये आपके पास हाई पोटेंशियल है, ये एक लो पोटेंशियल है, आपने इनके दरमियान को कंडक्टिंग पाथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लगाया है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लो करेगा। लेकिन कब तक करेगा? जब तक इधर पॉजिटिव चार्ज खत्म ना हो जाए और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज खत्म ना हो जाए। लेकिन बेटा अगर आप चाहते हैं कि करंट लगातार फ्लो करता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जैसा इधर हुआ है कि करंट शुरू में फ्लो किया फिर ऐसा ऐसा खत्म हो गया, या इधर में करंट शुरू में फ्लो किया ऐसा ऐसा खत्म हो गया। अगर हम चाहते हैं कि करंट कंटिन्यूसली फ्लो करे वायर में से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वायर के एंड्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। मींस देख रहे थे ना, इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है। हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कम हो रहा है, ये जितना कम हो रहा है उतना पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड कर दें और नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहे। अगर ऐसा कोई हमारे पास मैकेनिज्म हो जाए तो फिर कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगा कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगा। और ये मैकेनिज्म हम बैटरी की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए ये एक बैटरी है, आर्म सेल जो आप यूज करते हैं, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो इधर पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो किया, नेगेटिव की तरफ गया, ये कन्वेंशनल करंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब बेटा ये बैटरी क्या करेगी? जब बेटा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। और एनर्जी जो कम होगी, तो जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतनी अगर हम दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड करें तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। इस तरह से लेट्स सपोज इधर देखें, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे चला गया है तो बैटरी दोबारा से क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी और उस वर्क या एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से इस पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा, इसके इंटरनली ऐसे मूव करके चला जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की तादाद मेंटेन रहेगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की तादाद मेंटेन रहेगी। और हम कहेंगे कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रह रहा है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर। तो बेटा फिर
कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये कोई कंडक्टर था जिसकी ये कोई रेजिस्टेंस है आर, ये इसके एंड्स के अक्रॉस, एक ये एंड था इसका और दूसरा ये, इसे हमने क्या किया, बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, एक एंड को बैटरी के नेगेटिव के साथ, दूसरे को पॉजिटिव के साथ। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके ये एक्सटर्नल सर्किट में से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, तो बैटरी दोबारा से क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव टर्मिनल से उठा के दोबारा नेगेटिव पे रख देगी, ताकि जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो मेंटेन रहे और यहाँ जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी मेंटेन रहे। इस तरह से क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और स्टेडी करंट फ्लो करता रहेगा। अब बेटा ये डिवाइस जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दैट डिवाइस इज नोन एज सोर्स ऑफ करंट। हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ करंट। मींस ये सेल था या ये बैटरी है, ये क्या है, सोर्स ऑफ करंट। क्या है, सोर्स ऑफ करंट। अब सवाल ये है कि इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके इधर गया, सोर्स ऑफ करंट ने उसे सिंपली एनर्जी प्रोवाइड की जो उसने लूज की थी इस एक्सटर्नल सर्किट में, उसे दोबारा से नेगेटिव टर्मिनल पे रख दिया, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो अब सवाल ये है कि ये एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, तो ये एनर्जी कहाँ से आई। तो बेटा ऐसी डिवाइस जो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो उस दैट डिवाइस इज नोन एज सोर्स ऑफ करंट, दैट इज नोन एज सोर्स ऑफ करंट। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ, डिवाइस which converts other form of energy into electrical energy is called source of current। से हम क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ करंट। तो सोर्स ऑफ करंट को फिर डिफाइन करने के दो तरीके हुए, दो तरह से मैंने डिफाइन किया। या तो आप ये कह दें द डिवाइस विच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, लिख सकते देता हूँ, डिवाइस which maintains constant potential difference across ends of a conductor is called source of current। या फिर इसे हम दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the device which converts other form of energy into electrical energy is known as source of current। इसे हम source of current कहते हैं। बेटा there are examples of different sources of current। ये आपकी बुक से मैंने पैराग्राफ उठा के यहाँ पे लगाया ताकि हम वही पढ़ें, बाहर न निकले। कहता है जो सेल्स हैं, सेल्स प्राइमरी और सेकेंडरी। बेटा प्राइमरी सेल्स वो होते हैं, याद रखें, जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बच्चे की यहाँ पे सजेशन आई है कि फिगर के लिए मोटी लाइन इस्तेमाल कर लिया करें। चलें हम उसके ये देखते हैं। तो बेटा ये आपका प्रॉब्लम बेटा हम सॉल्व करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बोल्ड करके लिखे हम लोग। सेल्स वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। प्राइमरी सेल्स उन्हें कहते हैं जो चार्जेबल सेल्स नहीं होते, जो एक दफ़ा बैटरी ये जो हम लगाते हैं क्लॉक में लगा लें या फिर हम रिमोट कंट्रोल्स में लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्चार्ज होते जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और जब ख़त्म हो जाए रिप्लेस करना पड़ता है। दूसरे सेल्स सेकेंडरी होते हैं जो चार्जेबल होते हैं। चार्जेबल सेल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, इन्हें जो रिचार्ज भी किए जा सकते हैं। जो सेल्स हैं वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो,
ये भी सोर्सेज ऑफ करंट हैं, और ये क्या कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? दी सेल्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपसे पूछा जाएगा कि सेल्स कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? सोर्स ऑफ करंट है तो किसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो सेल्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा इसी तरह ये दूसरी सोर्स ऑफ करंट की यहाँ पे एग्जांपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो हम लोग घरों में चलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपने याद रखना है कि जनरेटर्स क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है थर्मोकपल्स। बेटा थर्मोकपल्स क्या करते हैं कि ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्या करते हैं? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। वैसे तो हम वेरी लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोकपल यूज करते हैं, और आमिर साहब को पता है क्योंकि ये मेरी फील्ड भी है सुपर कंडक्टिविटी, इसी में मेरी पीएचडी है। तो हम सुपर कंडक्टिविटी पे बहुत कम टेम्परेचर होता है जिसे हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, तो थर्मोकपल की वजह से मेजर करते हैं। तो थर्मोकपल क्या करता है? हीट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और लास्ट में है सोलर सेल्स, जो आप घर में यूज कर रहे हैं आजकल, तो ये काफी वाइडली यूज्ड है। ये सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो बेटा ये थे सोर्सेज ऑफ करंट। हमने देखना है कि सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट वो यहाँ पे गिवन है। आपने देखना है कौन सा सोर्स किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट। बेटा अगर आपको याद हो ना, मैंने कहा था कि करंट का यूनिट एम्पेयर वो बेस यूनिट है, इट मींस करंट इज द बेस क्वांटिटी। और जो चार्ज है वो ड्राइव्ड यूनिट है कूलम, और चार्ज इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसकी बेसिक वजह क्या थी? हम करंट को मेजर करते हैं, और करंट को मेजर करके हम चार्ज निकालते हैं। लिहाजा जो डायरेक्टली मेजर करेंगे तो वो बेस क्वांटिटी होगी, या उसका यूनिट भी बेस यूनिट होगा। बेटा जो करंट को हम मेजर करते हैं ना, करंट को हम करंट के इफेक्ट्स की वजह से मेजर करते हैं। इसके इफेक्ट्स की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उन इफेक्ट्स में से 3 इफेक्ट्स हमारी बुकवारा यहाँ पे डिस्कस करता है। हीटिंग इफेक्ट, फिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करेगा, और फिर ये करंट के केमिकल इफेक्ट को डिस्कस करेगा। सबसे पहला जो इफेक्ट है करंट का, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। क्या है जी? हीटिंग इफेक्ट होता क्या है? बेटा हमें पता है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में आयनिक कोर्स हैं। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, वहां से आपको आइडिया होगा। These ionic cores are continuously vibrating, थर्मल एनर्जी इनमें वाइब्रेट कर रही है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। अगर वैसे भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो एक डायरेक्शन मूव करेंगे। तो these electrons will move in opposite direction to the applied electric field, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। माइनस जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो किसकी इक्वल होती है? क्यू ई की इक्वल होती है। इस क्यू क्या है? माइनस ई पे चार्ज, ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स है। जब ये जाएंगे तो बेटा रास्ते में ये वाली जो आयनिक कोर्स जो वाइब्रेट कर रही हैं, ये उनके साथ टकराएंगे तो उस कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस हीट एनर्जी के प्रोड्यूस होने की वजह से वायर जो है वो हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। आपने कभी देखा होगा ऐसी वायर जिसमें से लगातार करंट फ्लो कर रहा हो, उसे आप हाथ लगाएं तो वो गर्म होती है, हीटेड होती है। तो ये दिस इफेक्ट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आयनिक कोर्स के साथ कोलिजन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी का थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ जाना। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। बेटा जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज गिवन बाय अ फार्मूला, उसे हम लिखते हैं I स्क्वायर RT।
मीन जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी, जितनी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी। सीधी सी बात है, करंट जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उतना ज्यादा कोलिजन होगी। रेजिस्टेंस मीन उतना ही ज्यादा वो जो आयनिक कोर्स हैं उनका जो है वो वाइब्रेशन उतनी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और कोलिजन क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और टाइम टी कि जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करता रहेगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किसकी इक्वल होगी, आई स्क्वायर आर टी की। किसकी इक्वल होगी, आई स्क्वायर आर टी की। बेटा ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक केटल में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में एटसेट्रा। इनमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज करते हैं। आयरन में आप क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारा ये इस्त्री है वो तो उसका फिलामेंट गर्म हो जाता है, उसकी वजह से प्लेट गर्म होती है और हमारे कपड़े जो इस्त्री होते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज होगा, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इन तमाम में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज होगा। एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज नहीं होता, वो सम अदर फिनोमिना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेटा दिस इज दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो नेक्स्ट इसका इफेक्ट है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन खा वो रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्टैंड फॉर चार्ज पार्टिकल, लेकिन जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे, यानी ये कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, इसके साथ साथ इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। पैदा हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। कब, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो फिर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके गिर्द। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा तो अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो डेवलप हो जाएगी। और यही मैग्नेटाइजेशन का ओरिजिन है। जो हम डिफरेंट मैग्नेट्स देखते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरी है, एंटी फेरो है, एटसेट्रा। ये जो 5 डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इनमें से 3 मटेरियल्स, 3 टाइप्स आप लोग पढ़ेंगे इधर अपनी इस बुक में। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं उसकी बेसिक वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एटम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहां पे आ रही हैं। तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब आएंगी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब होगा क्या, जब कोई करंट फ्लो करता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास, हम एक एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास एक जो है वो कागज का टुकड़ा है या कप बोर्ड है, इसमें मैं यहाँ पे एक होल करता हूँ और इसमें से एक वायर को गुजारता हूँ इस तरह से, और इसके गिर्द एक सर्कल लगाऊं, इस वायर को सेंटर लेते हुए और एक सर्कल लगाऊं। उस सर्कल के ऊपर मैं रख देता हूँ कंपास, डिफरेंट कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। तो आप देखेंगे तो वो जो कंपास होंगे उनके जो निडल्स होंगे ना, जो यहाँ पे मुख्तलिफ कंपास रखता हूँ, जो कंपास होंगे उनके जो निडल्स होंगे वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो पॉइंट करेंगे। लेकिन जो ही इस कंडक्टर को, ये जो वायर है, इसे मैं बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, इसमें से एक करंट, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। जो ही करंट इस्टेब्लिश होगा, आप देखेंगे ये जो इसके कंपास नीडल्स थे जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैं, ये सारे के सारे इस सर्कल के साथ टेंजेंट बना लेंगे, उनकी डायरेक्शन लॉन्ग टेंजेंट टू दिस सर्कल हो जाएगा सारे के सारे। इसका मतलब क्या है कि जो ही यहाँ से करंट गुजरा, इसके करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई और वो मैग्नेटिक फील्ड भी थी सर्कुलर पाथ में,
इसलिए तमाम के तमाम जो कंपास नीडल्स हैं उन्होंने सर्कल के हर पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट अपने आप को अलाइन कर लिया। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ ये बेटा, जब करंट गुजरेगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके घर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसे इन डेप्थ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा ये है, इसे आप देख सकते हैं कि ये एक फिगर है, इसमें जो अभी हमने बनाई थी, ये हमने एक वायर गुजारी, इसके बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया। जब इसमें से करंट गुजरा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और क्योंकि कंपास नीडल्स लॉन्ग टेंजेंट टू द सर्कल थे, तो इट मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ये सर्कुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। और जितने भी सर्कल्स होंगे वो कोसेंट्रिक होंगे। उनका सेंटर कहाँ पे होगा? ये जो स्ट्रेट वायर जहाँ से गुजर रही है, जो दिस विल बी दी सेंटर ऑफ ऑल कोसेंट्रिक सर्कल्स, जो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बने हैं। इन्हें इन डेप्थ नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस बेटा ये एक एग्जांपल है कि अगर कोई रिंग हो, उसमें से करंट गुजर रहा हो, ये जो था ना एक स्ट्रेट कंडक्टर में से कोई रिंग में से करंट गुजर रहा हो, तो रिंग कैसा है, इधर से करंट इधर को जाएगा, इधर ऐसे समझ लें कि रिंग में मेरे हाथ की तरफ इस तरह का एक रिंग है। इसमें से अगर करंट गुजर रहा है तो हम देख रहे हैं ऊपर से करंट बाहर को जा रहा है, ये जो इस तरह का रिंग है, ये करंट आउटवर्ड है, ये करंट क्या है, इनवर्ड है। जो आउटवर्ड है उसे शो करने के लिए ऊपर वाले पॉइंट को मैं लूंगा तो डॉट लगा दूंगा। डॉट ऑलवेज शोज द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये करंट की डायरेक्शन को भी शो करेगा, डॉट फोर्स की डायरेक्शन को भी शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करेगा। हमें तो बताना पड़ेगा कि ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। और डॉट आउटवर्ड करंट यानी ऊपर से बाहर को करंट आ रहा था, और इधर क्या था, इनवर्ड करंट। और ये क्रॉस क्या शो करेगा, इनवर्ड करंट को शो करेगा। इसकी गिर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अगर आप इधर देखें ना, ये स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को, इसकी डायरेक्शन लेने के लिए आप क्या करेंगे, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से पकड़ें कि आपका जो थंब है ये कन्वेंशनल करंट को शो करे, इसकी डायरेक्शन को, कन्वेंशनल करंट। तो जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तमाम यहाँ पर सिर्फ उसने इसे इसका टच दिया है, इसे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर्स में ये एक्सप्लेन है। तो क्या होगा कि ये जो रिंग है इसमें से जब करंट गुजरेगा तो उसमें पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की होगी। और जब कोई सोलिनॉइड हो, सोलिनॉइड जस्ट लाइक अ स्पाइरल, जैसे आपकी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, तो उसमें से अगर एक एंड से करंट आप एंटर करें, दूसरे एंड से करंट बाहर जाए, तो उसमें पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगी। बेटा ऑल दीज थ्री फैक्टर्स, थ्री एग्जांपल्स जो मैग्नेटिक इफेक्ट की हमने देखी हैं, इन्हें इन डिटेल चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया गया है, वहाँ पे इंशाल्लाह हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है बेटा, ये पहले हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, की हीट पैदा होती है आइस के रॉड के ऊपर। फिर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट देखा कि जो ही करंट गुजरेगा तो जहाँ से करंट गुजरेगा उसके फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, हम कंपास नीडल की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है केमिकल इफेक्ट। बेटा केमिकल इफेक्ट में हम लोग कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और उन लिक्विड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो करंट को गुजरने देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने पढ़ा था जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं। क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन इलेक्ट्रोलाइट। बेटा यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं, एक बीकर है, ये इलेक्ट्रोलिसिस की एक एग्जांपल है, हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलिसिस में ये वाला जो बीकर है और जिसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है। इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये कॉपर सल्फेट है और ये जो है इलेक्ट्रोड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं वोल्टामीटर। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया।
तो ये दोनों कॉपर के हैं। मैं बेसिकली कॉपर के ऊपर जो है वो सल्फेट की जो लेयर है वो चढ़ाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। तो हम देखूंगा कि मैं वो किस तरह से इसके ऊपर वो लेयर जो है वो चढ़ा सकता हूँ, यानी इस कॉपर के ऊपर मजीद कॉपर चढ़ाना चाह रहा हूँ। वो वी विल सी दैट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसे हम कैसे करेंगे। तो ये एक कॉपर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, उसकी प्लेट इसे हम एनोड कहेंगे। दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसे हम कैथोड कहेंगे। ये हमने एक रियोस्टेट लगाया पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज्यादा करने के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड पे कि रियोस्टेट कैसा होता है, ये वोल्टेज और ये करंट जो गुजरा है उस करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर यूज किया। अब होगा क्या बेटा, जब कॉपर सल्फेट हम यहाँ पे कोई करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये सिर्फ जो कॉपर सल्फेट है ये आयोनाइज हो जाएगा, यानी ये कॉपर और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu एंड SO4 ये पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, ये क्या होंगे, नेगेटिव आयन। अब होगा क्या कि जब यहाँ से करंट गुजरेगा तो जो सल्फेट है SO4 इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और जो कॉपर है Cu और प्लस प्लस यानी दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो थे वो लूज किए और सल्फेट ने दो इलेक्ट्रॉन्स अजाफी गेन किए, तो इसका नेगेटिव चार्ज इससे पॉजिटिव। तो क्या होगा, सल्फेट जो है कॉपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट विल मूव टुवर्ड कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और SO4 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इट विल मूव टुवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेगा। अब हम देखते हैं होगा क्या, जब जो कॉपर है वो मूव करेगा टूवर्ड्स कैथोड, तो ये क्या करेगा, कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन लेकर तो न्यूट्रल कॉपर बन जाएगा और ये पहले वाले कॉपर के ऊपर इसकी लेयर चढ़ जाएगी। और जो सल्फेट है जो मूव कर रहा है टूवर्ड्स जो है ये टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ये जो है एनोड, ये था ना कैथोड, कॉपर कैथोड था जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और सल्फेट टूवर्ड्स एनोड मूव कर रहा है। जब सल्फेट टूवर्ड्स एनोड मूव करेगा तो ये क्या करेगा, एनोड खुद कॉपर है तो ये एनोड अपना जो कॉपर है वो इधर डिसॉल्व करेगा और ये एनोड से कॉपर Cu प्लस डबल प्लस को वहां से गेन करेगा और ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा CuSO4। इस तरह से क्या होगा कि सोल्यूशन वाला कॉपर इस कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और ये वाला कॉपर इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा। होगा क्या, इस सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी। तो इसका फायदा क्या हुआ इलेक्ट्रोलिसिस का, कि हमने एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर, यानी इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के ऊपर हमने डिपॉजिट कर दिया, इसको इधर से कॉपर डिसॉल्व करते जा रहे हैं और कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कॉपर सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हुआ, दिस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे मैं अपलोड कर दूंगा, इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह